हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 10वां लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंज के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी के बारे में। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिलता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। हम बात करेंगे एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी के बारे में। एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी कहो या फिर आप एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप भी कह सकते हो। बेहद सिंपल तौर पे अगर बात करें तो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में तीन तरीके का रिलेशनशिप, तीन तरीके का लिंक देखने को मिल सकता है। कौन कौन से तीन तरीके का रिलेशनशिप आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में देखने को मिल सकता है? एक तो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। दूसरा, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। और तीसरा, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में पार्शियल रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और पार्शियल रिलेशनशिप आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एकदम परफेक्ट सिंक, एकदम परफेक्ट लिंक देखने को मिलता है। बेसिकली जैसा आपका एटीट्यूड है, आप एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करते हो। तो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा लिंक है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दूसरा, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब आपका जो बिहेवियर है वो एग्जैक्टली आपके एटीट्यूड के अपोजिट है। किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो भी एटीट्यूड है, जब बिहेवियर की बारी आती है तो आप एग्जैक्टली उस एटीट्यूड के अपोजिट बिहेव करते हो। तो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कैसा लिंक है, कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। और तीसरा, पार्शियल। पार्शियल का मतलब आपका जो बिहेवियर है वो पार्शियली आपके एटीट्यूड के साथ में लिंक्ड है, पूरे तरीके से लिंक्ड नहीं है। ये जितनी भी बातचीत हमने की, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, आपको म्यूजिक का शौक है, आपको म्यूजिक सीखना है, आपको म्यूजिक परस्यू करना है, और आपके फादर बेहद स्ट्रिक्ट हैं। आपके फादर एकदम पेट्रियार्क हैं, मारपीट होता रहते हैं, और आपके फादर चाहते हैं कि आप नीट करो, आप डॉक्टर बनो। और ऐसे में आपने 10th पास की, और जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, पापा ने फॉर्मेलिटी के लिए आपसे पूछा कि बताओ बेटा क्या करना है। और जैसे ही आपके फादर ने आपसे पूछा, आपने एक झटके में बोला कि पापा मुझे तो म्यूजिक सीखना है, मुझे तो म्यूजिक परस्यू करना है, मुझे नीट नहीं करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मेरा एडमिशन तो किसी ऐसे स्कूल में करा दो जहां पे म्यूजिक क्लासेस होती हों। आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? एकदम पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जो आपका एटीट्यूड था एग्जैक्टली वैसा ही आप बिहेव कर रहे हो, वैसी ही चीजें आप बिहेवियर में लेके आ रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या हो सकता है इसकी वजह से। एग्जैक्टली जैसा एटीट्यूड था वैसा आपने बिहेव किया। दूसरा क्या हो सकता है? आपके फादर ने आपको पूछा कि बेटा बताओ क्या करना है, और जैसे ही आपके पापा आपके सामने आए, आप एकदम से पलट गए। आपने बोला पापा मुझे तो नीट करना है, डॉक्टर बनना है, नीट करेंगे डॉक्टर बनेंगे वही बढ़िया है, आजकल सब वही कर रहे हैं। आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है।
आपका एटीट्यूड कुछ और था, लेकिन जब बिहेवियर में लाने की बारी आई तो आपने एकदम अपोजिट बिहेव किया। कैसा रिलेशनशिप? नेगेटिव। और तीसरा क्या हो सकता है? आपके फादर ने आपसे पूछा कि बेटा बताओ क्या करना है, और आपने सिचुएशन देखी, आपने माहौल देखा, और आपने माहौल को देख के बोला कि पापा नीट तो नहीं करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, बाकी अभी थोड़ा और सोच लेता हूं, देख लेता हूं, कुछ दिन सोच लूं फिर आपको बताता हूं। ये जो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर है, इसमें कुछ कुछ कैसा रिलेशनशिप है, कुछ कुछ इसमें पार्शियल रिलेशनशिप है। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में 3 तरीके का लिंक देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पार्शियल। होपफुली तीनों आपको समझ में आए होंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो ये है, 1930s तक 1930s तक आमतौर पर यह माना जाता था कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक परफेक्ट लिंक देखने को मिलता है। 1930s तक ये माना जाता था कि आदमी का जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही वो बिहेव करता है। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक परफेक्ट सिंक, एक परफेक्ट लिंक देखने को मिलता है। लेकिन 1930 के बाद अगले डेकेड में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडीज कंडक्ट की गई, और ये जो 2 स्टडीज हैं, इन्होंने एटीट्यूड और बिहेवियर कंसिस्टेंसी के इर्द गिर्द जितना भी डिस्कोर्स है उसको पूरे तरीके से बदल दिया। कैसे बदला अभी हम देखेंगे, लेकिन ये जो 2 स्टडीज हैं इनके नाम क्या हैं? एक है लेपायर स्टडी। लेपायर स्टडी को कंडक्ट किया गया 1934 में। एक प्रोफेसर हुए रिचर्ड लेपायर, लेपियर लेपायर जो भी बोलना है बोल लो, रिचर्ड लेपायर। और ये जो रिचर्ड लेपायर हैं ये कैलिफोर्निया यूएस में रहते थे। इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट करी, इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है? लेपायर स्टडी बुलाया जाता है। और दूसरी कोरी स्टडी। कोरी स्टडी, और ये कंडक्ट की गई 1937 में। एम कोरी ये भी प्रोफेसर हुआ करते थे और इन्होंने स्टडी कंडक्ट की, और इसीलिए इसको क्या बुलाया जाता है? इसको कोरी स्टडी बुलाया जाता है। ये जो एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप है, इसको बेहतर तरीके से अगर समझना है तो इन दोनों स्टडीज को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेपायर स्टडी के बारे में। अच्छा, लेपायर स्टडी को अगर आपको समझना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट क्या है? येलो पेरिल कॉन्सेप्ट। येलो पेरिल कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो येलो पेरिल कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक प्रेजुडिस है। एक प्रेजुडिस है जो कि यूरोपियन वर्ल्ड में, अमेरिकन वर्ल्ड में आमतौर पे देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है, वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो चाइनीज लोग हैं दे आर अ थ्रेट, दे आर अ डेंजर टू द व्हाइट सुप्रीमेसी, दे आर अ डेंजर टू द वेस्टर्न सुप्रीमेसी। ये जो येलो पेरियल कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक प्रेजुडिस है जिसके तहत ये जितना भी यूरोपियन वर्ल्ड है, ये जितना भी अमेरिकन वर्ल्ड है, वहां के जो लोग हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये जो चाइनीज लोग हैं दे आर अ डेंजर टू दी वेस्टर्न सुप्रीमेसी। येलो पेरिल कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब समझते हैं कि ये जो लेपायर स्टडी है इसमें क्या किया गया। कहानी ये है कि रिचर्ड लेपायर को लग रहा था कि यार ये जो प्रेजुडिस है ये ठीक भी है, एक्चुअली लोग इसमें बिलीव करते भी हैं
या सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती है। तो लेपायर ने क्या किया, लेपायर के एक स्टूडेंट थे जो कि चाइनीज थे। लेपायर ने उस अपने स्टूडेंट को और उनकी वाइफ, मतलब एक चाइनीज कपल को लिया, एक चाइनीज कपल को लिया। और ये जो चाइनीज कपल है, इसको लेकर लेपायर गए 251 आउटलेट्स में। बेसिकली 251 रेस्टोरेंट्स और होटल्स को इस चाइनीज कपल के साथ में रिचर्ड लेपायर ने विजिट किया। 251 आउटलेट्स में से ज्यादातर रेस्टोरेंट्स थे, कुछ होटल्स भी थे। हुआ क्या कि ये जो 251 आउटलेट्स हैं, इनमें से सिर्फ एक आउटलेट ऐसा था जिसने ये जो चाइनीज कपल है इनको डिनाई कर दिया, डिनाइड देम, इनको एंट्री देने से मना कर दिया। बेसिकली चाइनीज के प्रति नफरत दिखी, हेट्रेड दिखी। तो एक आउटलेट ने, सिर्फ एक आउटलेट ने ये जो चाइनीज कपल है इसको डिनाई कर दिया, इसको एंट्री देने से मना कर दिया। लेकिन जो बचे हुए 250 आउटलेट्स थे, उन्होंने ये जो चाइनीज कपल है इनको एक्सेप्ट किया, इनको एंट्री दी, इनको एंट्री दी एंड इनको ट्रीट भी बेहद अच्छे से किया। बेसिकली इन्होंने खाना वगैरह ऑर्डर किया, जो भी ऑर्डर किया वो ऑर्डर फुलफिल किया। इज्जत से जैसे कस्टमर्स को ट्रीट किया जाता है वैसे इनको ट्रीट किया। लेपायर स्टडी में जो पहला स्टेप था वो क्या था कि लेपायर जो है वो एक चाइनीज कपल को लेके 251 आउटलेट्स में गए। इन 251 आउटलेट्स में से एक आउटलेट ने ये जो चाइनीज कपल है इसको एंट्री मना कर दी, डिनाई कर दी। लेकिन 250 आउटलेट्स ने ये जो चाइनीज कपल है इनको एक्सेप्ट किया और इनको अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन लगभग 6 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद लेपायर जो है वो फर्दर स्टडी करना चाह रहे थे। तो लेपायर ने क्या किया, ये जितने भी 251 आउटलेट्स हैं इन सभी 251 आउटलेट्स को एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन लिखा। और क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पे क्या था कि देखो हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप बताओ कि आप चाइनीज गेस्ट एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। विल यू एक्सेप्ट चाइनीज गेस्ट। इन सभी 251 आउटलेट्स के लिए रिचर्ड लेपायर ने यह क्वेश्चन भेजा कि भाई हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आने वाले हैं, रुकने वाले हैं, तो आप बता दो विल यू एक्सेप्ट चाइनीज गेस्ट। ये जो 251 आउटलेट्स हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ 128 आउटलेट्स ने रिस्पॉन्ड किया। और असेंशियली अगर देखा जाए तो 250 आउटलेट्स ही बचे थे, एक ने तो पहली बार में ही मना कर दिया था। तो ये जो 250 आउटलेट्स हैं इनमें से 128 ने रिस्पॉन्ड किया। और सरप्राइजिंग बात क्या है, सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें से लगभग 92% ने यह बोला कि हम चाइनीज गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेसिकली चाइनीज के प्रति हेट्रेड दिखाई दी। और लेपायर ये समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। ये जब इन कपल्स को उन आउटलेट्स पे ले जाया गया था तो बिहेवियर एकदम अलग था, लेकिन जब पूछा जा रहा है तो जो एटीट्यूड है वो एकदम अलग है। और यहां से रिचर्ड लेपायर ने क्या कंक्लूड किया कि हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक परफेक्ट लिंक देखने को नहीं मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो एक सर्टेन हो, लेकिन जब बिहेव करने की बारी आए तो आप एग्जैक्टली अपोजिट उसके बिहेव करो। और एक ऐसी ही दूसरी स्टडी देखने को मिली, और ये जो दूसरी स्टडी देखने को मिली उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोरी स्टडी।
कोरी स्टडी, ये जो कोरी स्टडी है ये कंडक्ट की गई 1937 में, और ये जो कोरी स्टडी है इसमें 67 स्टूडेंट्स के ऊपर ये स्टडी कंडक्ट की गई। ये जो 67 स्टूडेंट्स हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक कोर्स कर रहे थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक कोर्स कर रहे थे। और ये जो 67 स्टूडेंट्स हैं इनसे सवाल पूछा गया कि भाई अगर आपको चीटिंग करने का मौका मिले तो क्या आप चीटिंग करोगे। मोटे मोटे तौर पे ये सवाल पूछा गया कि चीटिंग के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। ये जो सभी 67 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बोला नहीं, हम चीटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग करना गलत बात है। फिर कुछ टाइम के बाद कोरी साहब ने क्या किया, ये जो 67 स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 5 मल्टीपल चॉइस, 5 मल्टीपल चॉइस टेस्ट बनाए। और ये जो टेस्ट हैं ये 1 हफ्ते के बीच में होने थे। कोरी साहब ने क्या किया, इन बच्चों को बोला कि देखो ये 5 मल्टीपल चॉइस टेस्ट हैं, आपको टेस्ट देना है, कॉपी सबमिट करनी है, लेकिन कॉपी में चेक नहीं करूंगा। जब ये 5 टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो एक दिन हम बैठेंगे, मैं आंसर्स अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा सही आंसर क्या है गलत आंसर क्या है, आप चेक कर लेना और खुद से ही देख लेना कि आपका स्कोर कितना है। बच्चे बोले ठीक है। बच्चे तो इसमें खुश होने ही थे कि जब टीचर को पता नहीं चल रहा है तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। बच्चों ने अपना टेस्ट दिया, कॉपी वहीं पे छोड़ के चले गए और फिर ऐसे ही 5 टेस्ट हो गए। लेकिन कोरी साहब तो स्टडी कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में जो टेस्ट हैं उनको निकाला, आंसर्स चेक किए और जिस बच्चे के जितने नंबर आए वो अपने पास में लिख लिए, रख लिए। जब 5 टेस्ट हो गए तो लास्ट में वही हुआ जो मिस्टर कोरी ने बोला था। मिस्टर कोरी ने इन बच्चों को आंसर्स बताए, बच्चों ने आंसर्स वेरीफाई किए और वेरीफाई करने के बाद जब मिस्टर कोरी ने अपने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों किस किस के कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो एक बड़ा सरप्राइजिंग सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे उन्होंने तो एग्जैक्टली अपने मार्क्स बता दिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स कम आए थे, और जिन बच्चों के मार्क्स कम आए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मार्क्स बढ़ा के बताए। उनको लगा कि मिस्टर कोरी को तो पता ही नहीं है, क्यों ना बढ़ा के बता दिया जाए। तो इन बच्चों ने जिनके नंबर कम आए थे उन्होंने अपने मार्क्स बढ़ा के बताए, और यहां से मिस्टर कोरी ने क्या कंक्लूड किया कि आपका एटीट्यूड एक हो सकता है, लेकिन जब बिहेव करने की बारी आती है तो आप जरूरी नहीं है कि अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करो। यहां पे क्या हो रहा है, एटीट्यूड तो ये है लेकिन बिहेवियर डिपेंड कर रहा है कि आपके मार्क्स कितने आए। तो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक परफेक्ट लिंक, एक परफेक्ट सिंक देखने को नहीं मिलता है। कहानी शुरू कहां से हुई कि 1930s तक ये माना जाता था कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक परफेक्ट लिंक, एक परफेक्ट सिंक देखने को मिलता है। लेकिन 1934 में और 1937 में 2 स्टडीज कंडक्ट की गई, एक लेपायर स्टडी और दूसरी कोरी स्टडी, और इन दोनों स्टडीज ने यह प्रूव किया कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक परफेक्ट लिंक, एक परफेक्ट सिंक देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद से ये समझ में आने लगा कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है और एक पार्शियल रिलेशनशिप भी हो सकता है। होपफुली ये जो बेसिक सी बातचीत है ये आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो दोनों स्टडीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे अगर पूछा जाए एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, लिंक के बारे में, तो इन दोनों को आपको मेंशन करना है। अब बात आती है द फैक्टर्स
affecting attitude, behavior, consistency. एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेशनशिप को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं? ये जो फैक्टर्स देखने को मिलते हैं इनको मोटे मोटे तौर पे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देख रहे हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देख रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स के बारे में। इंडिविजुअल फैक्टर्स, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और उसकी वजह से हमारा जो एटीट्यूड और बिहेवियर है उसके बीच में कभी पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, कभी नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, तो कभी पार्शियल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं? एक इंसान ऐसा है हु इज वेरी हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग, और एक इंसान ऐसा है हु इज वेरी लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। देखो, जो इंसान सेल्फ मॉनिटरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता है उसे 24 घंटे क्या रहेगा कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग मुझे जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ये आदमी इसी में मरता रहता है कि यार मेरे को लोगों की नजर में, सोसाइटी की नजर में एकदम सही से बिहेव करना है, एकदम परफेक्टली बिहेव करना है। अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, अंदर मन कर रहा हो कि उछलूं, कूदूं, भागूं, दौड़ूं, हंसूं, कुछ उल्टा सीधा करूं, थोड़ा खेलूं, लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ये समाज देख रहा है, ये 4 लोग देख रहे हैं, मेरे को एकदम परफेक्ट रहना है, एकदम परफेक्ट तरीके से बिहेव करना है। और एक इंसान है हु इज लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग, ये वो वाली एटीट्यूड वाला इंसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से, भाड़ में जाए लोग, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। अब खुद सोच के देखो, इन दोनों में से एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में जो परफेक्ट सिंक है वो किस में देखने को मिलेगा? वो बट ऑब्वियस सी बात है इसमें देखने को मिलेगा, बिकॉज ये अपने मन के हिसाब से जी रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर लोग देख के क्या कह रहे हैं, लोगों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका अपना जो मन कर रहा है उस हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि जो इसका एटीट्यूड होगा किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति वैसा ये बिहेव करेगा। और ये जो है, जो कि हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग है, ये 24 घंटे लोगों के बारे में ही सोचता रहेगा। अच्छा, इन दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं और अपने अपने पॉजिटिव्स हैं। कमियां क्या हैं? जैसे अगर इस इंसान की बात करें तो ये ट्रू सेंस में अपने ट्रू नेचर को कभी जिएगा ही नहीं, ये हमेशा इसी में लगा रहेगा कि लोग देख रहे हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, कभी खुल के जी नहीं पाएगा। और इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ये बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों से, अब ये हर चीज अपने मन से कर रहा है, किसी दिन इसका मन किया कि नहीं सब उल्टे हाथ पे चल रहे हैं, मैं तो रोड के सीधे हाथ पे चलूंगा, ये न्यूसेंस क्रिएट करने लग जाएगा अगर एक लिमिट को क्रॉस कर गया तो अपने अपने पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन हाँ, इंडिविजुअल फैक्टर्स में एक इंसान का सेल्फ मॉनिटरिंग को लेके किस तरीके का पर्सपेक्टिव है वो अफेक्ट करता है एटीट्यूड, बिहेवियर, कंसिस्टेंसी को। इंडिविजुअल फैक्टर्स में ही अगर बात करें तो एक इंसान हो सकता है जो कि सबमिसिव है, इंट्रोवर्ट है, और एक दूसरा इंसान हो सकता है जो कि डोमिनेटिंग है, डोमिनेंट है, एक्सट्रोवर्ट है। और इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जैसी बात ही नहीं है। इंट्रोवर्ट है, सबमिसिव है, तो खुद को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हो सकता है अंदर बहुत कुछ चल रहा हो लेकिन बाहर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। हो सकता है अंदर मन कर रहा हो कि नाच लूं, जोर जोर से चीख लूं, हंसूं जोर जोर से, लेकिन इंट्रोवर्ट है, सबमिसिव है,
एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, बिहेव कर ही नहीं पाएगा। और एक एक्सट्रोवर्ट है, ये ऐसा है कि अंदर जो भी आया फटक से और ओवर कर दिया, जितना अंदर आया था उससे ज्यादा कर दिया। तो आप सब में से वो इंट्रोवर्ट हो, डोमिनेटिंग हो, एक्सट्रोवर्ट हो, उससे भी फर्क पड़ता है कि आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर है उसके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। तीसरा, आपकी वैल्यूज किस तरीके की हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पे अगर कोई बच्चा आपसे उदम करता है और उदम करते हुए आपको थप्पड़ मार देता है, आप उसको नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सर्टेन वैल्यूज हैं। कोई बड़ा अगर आपसे उदम करेगा, बराबर का अगर आपसे उदम करेगा, बदतमीजी करेगा, तो आप उससे लड़ लोगे। ऐसे ही अगर कोई लड़का बदतमीजी करेगा तो मोस्ट ऑफ अस उससे लड़ लेंगे, या अगर हमारा नेचर होगा अवॉइड करने का तो अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर लड़की बदतमीजी करेगी तो वो लड़का जो कि लड़के से लड़ लेता, उसको पीट देता, वो भी मुंह नीचे करेगा या एक दो बात बोलेगा और चला जाएगा, उस लड़की को मारेगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली। तो आपका वैल्यू सिस्टम भी आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप को, कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। इसके अलावा आपके एस्पिरेशंस किस तरीके के हैं। एस्पिरेशंस का मतलब, आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के लिए आपको चाटुकारिता करनी पड़ेगी, बॉस के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। हो सकता है आपका एटीट्यूड वैसा ना हो, अकेले में जब आप बैठते हो तो उसी बॉस को गाली देते हो, लेकिन क्योंकि प्रमोशन चाहिए तो पीछे पीछे घूम रहे हो, दुम हिला रहे हो। तो आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, कभी कभी वो भी अफेक्ट कर देते हैं। या फिर एक और हो सकता है, और वो एक और क्या हो सकता है, सोशल प्रेशर। एक और क्या हो सकता है, अरे यार पेन, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बोले कि अगर दो लोगों के बीच में नहीं बन रही है, दो लोग खुश नहीं हैं, दुखी हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो बेहतर है डिवोर्स ले लो। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में आ गए तो आप डिवोर्स नहीं ले रहे हो, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि यार समाज क्या कहेगा, मेरे मम्मी पापा की इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। तो सोशल प्रेशर भी हो सकता है। एटीट्यूड आपका क्या है डिवोर्स के प्रति, कि अगर दुखी हो, परेशान हो रहे हो तो अलग हो जाओ, हो जाना चाहिए, लेकिन सोशल प्रेशर के चलते आप उसको बिहेवियर में नहीं लेके आ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से आपका ये जो एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप है ये इंपैक्ट होता है। दूसरा, ब्रॉड कैटेगरी की अगर बात करें तो एक हो सकते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड, ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड। पहले या दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी कि जब प्रोसेस करने की बात आती है तो हम दो तरीके से चीजों को प्रोसेस करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और दूसरी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जब हम कोई डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को लेने से पहले उस चीज के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, रैशनली उसके बारे में सोचते हैं, उससे क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, उसको चारों तरफ से देखते हैं, सोचते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग मोड में हैं। दूसरा, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जब डिसीजन लिया जाए तो दिमाग यूज ना किया जाए, बस फ्लो में डिसीजन ले लिया जाए, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। और आपने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो आपको पता चलेगा पूरे दिन में एक कोई काम ऐसा होता है रेयरली जहां पे आप कॉन्शियसली किसी चीज के बारे में सोचते हो, उसको रैशनली चारों तरफ से देखते हो
और फिर डिसीजन लेते हो। अदरवाइज ज़्यादातर हमारे जो काम है वो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मोड में ही चल रहे हैं। हमारे पास में एक सेट पैटर्न है, वो पैटर्न ऑटोमेटिकली किक इन कर जाता है और हम डिसीजन ले लेते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं। अब ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड का मतलब क्या है? एक तो है कि आपके सामने कोई सिचुएशन आई, आपने उसके बारे में प्रॉपरली सोचा, रैशनली सोचा, हर एंगल से सोचा, वो क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है? आपके सामने कोई सिचुएशन आई, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रास्ते से जा रहे थे, इमेजिन करो कोई लड़का किसी लड़की में थप्पड़ मार रहा है। आपके दिमाग में क्या आएगा नेचुरली? कि लड़का बदतमीज है, लड़के ने कुछ किया होगा, अभी जाता हूं लड़की की मदद करूंगा, इसको बचा लूंगा। और अगर उल्टा हो जाए, कोई लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मार रही है और आपने देखा, तो भी आपके दिमाग में क्या आएगा? लड़के की गलती होगी, कुछ इसने किया होगा, कुछ लड़की तो कुछ कर ही नहीं सकती है। जबकि हो सकता है लड़की गुंडा टाइप हो, लड़की मार रही हो, बेचारा लड़का सीधा हो। यह है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, यह है ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड कि आपकी वायरिंग ऐसी हो रखी है कि लड़की थप्पड़ मार रही है तो भी लड़की सही है, और लड़का थप्पड़ मार रहा है तो भी लड़की सही है। दोनों ही केसेस में लड़का बदतमीज है। ये क्या है? ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड। तो ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड आपके बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है? वही सेम कि आपके दिमाग की वायरिंग ऐसी थी कि लड़की गुंडी है, यहां पे लड़की पीट रही है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आया? लड़के की ही कोई कमी होगी, लड़के ने ही कोई बदतमीजी की होगी, और आप उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट करोगे, बिहेव करोगे। तो ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड्स की वजह से भी आपका जो एटीट्यूड बिहेवियर है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अफेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा, वेंड वैगन इफेक्ट। वेंड वैगन इफेक्ट का मतलब भेड़ चाल। भेड़ चाल का सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है और कैसे एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है? आप किसी कॉलोनी में रहते हो और वहां पे कोई दूसरी कम्युनिटी, मान लेते हैं कोई मुस्लिम कम्युनिटी का इंसान रहता है, और ज्यादातर मेजॉरिटी वहां पे हिंदूज की रहती है, कुछ मुस्लिम फैमिलीज हैं। आमतौर पे आप उन फैमिलीज के साथ में मिलजुल के रहते हो, अच्छे से रहते हो, प्यार से रहते हो। या उल्टा कर लो एग्जाम्पल कि मुस्लिम मेजॉरिटी है और हिंदू फैमिली रहती है, तो ये जो मुस्लिम्स हैं ये प्यार से रहते हैं, तरीके से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। होली, दिवाली, ईद एक दूसरे के घर पे आते हैं, जाते हैं, सब सेलिब्रेशन होता है। आपका कभी तूतू मैमे भी होती है, तो आप वो जो तूतू मैमे है उसको लिमिटेड रखते हो कि तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया, मैंने ये सही किया, मैंने ये सही किया। लेकिन इमेजिन करो, इस कॉलोनी में किसी रीजन की वजह से दंगा हो गया, कोई नेता आया और उसने दंगा भड़का दिया, किसी छोटी सी बात पे दंगा भड़क गया। अब ये जो भीड़ है, इस भीड़ का हिस्सा आप भी हो। ये भीड़ उस मुस्लिम फैमिली या उस हिंदू फैमिली के घर को अटैक करने जा रही है, और इस भीड़ के साथ में आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे कि आपका एटीट्यूड कैसा था। इस भीड़ के साथ में आप उसका घर जला के आ जाओगे, इस भीड़ के साथ में आप उसको मार के आ जाओगे। आपने देखा होगा, लोग अकेले अगर रोड पे खड़े हैं ना तो उतना जाहिल नहीं होते हैं, लेकिन ग्रुप में होते हैं तो सारी जाहिलियत करते हैं। दोस्तों में देख लो, अपने लेवल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कभी जाओ अकेले, मॉल में जाओ, कहीं मूवी देखने जाओ, या कहीं मार्केट जाओ, अकेले जा रहे हो या एक दो लोगों के साथ में जा रहे हो, तमीज से जाओगे, एकदम तमीज से आओगे, कुछ बदतमीजी नहीं करोगे, कोई ऐसा कुछ नहीं करोगे, हो अल्लाह नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। लेकिन आप एक दिन 15-20 दोस्त एक साथ चले गए ग्रुप में कि मॉल घूम के आएंगे, मूवी देख के आएंगे। वो पूरी मूवी में आप हल्ला कर रहे होगे, वो पूरी मूवी में आप शोर कर रहे होगे, वो पूरी मूवी में हो सकता है बदतमीजी भी कर रहे हो। ये क्या है? ये वेंड वैगन इफेक्ट है। जब आप एक हर्ड में होते हो तो वो जो हर्ड मेंटालिटी है, वो जो भेड़ चाल है, वो आपको ओवरटेक कर लेती है, और ऐसे सिनेरियोज में जनरली आपका जो एटीट्यूड होता है, आप उसके अपोजिट जाके बिहेव करते हो। तो एक तो इंडिविजुअल फैक्टर्स,
दूसरा सिचुएशनल फैक्टर्स, और तीसरा देखने को मिलते हैं इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड। एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड है ये भी एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड में फॉर एग्जांपल एटीट्यूड का ओरिजिन क्या है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि एटीट्यूड का ओरिजिन क्या है, तो आपके एटीट्यूड का ओरिजिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। सवाल यह है कि कौन सा एटीट्यूड आपका स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा। इमेजिन करो कि एक ऐसा इंसान है जिसने कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को झेला है। कोई मान लेते हैं एससी कम्युनिटी का, एसटी कम्युनिटी का इंसान है और इसने कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को झेला है, और एक मैं हूं या सो कॉल्ड अपर कास्ट का कोई इंसान है जिसने कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को कभी नहीं झेला है, बस हाँ किताबों में पढ़ा है, किताबों को पढ़ के थोड़ी समझ आ गई है। ये जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके प्रति जिसने एक्चुअल में झेला है उसका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा या मेरा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा। बट ऑब्वियस सी बात है जिसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा उसका बेहद स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा, जिसका इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा उसका रिलेटिवली वीक एटीट्यूड होगा। जहां, या फिर मैं जहां क्यों बोल रहा हूं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इन दो रीजन्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बाकी स्टेट्स में भी देखने को मिलता ही होगा। एक शब्द है चमार, उसको डेरोगेटरी लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता है। सोचो एज अ सोसाइटी हम कितना नीचे चले गए हैं कि वो जो एक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का जो नाम है उसको हम डेरोगेटरी लैंग्वेज के तौर पे यूज करते हैं। या जो हमारे यहाँ पे सफाई कर्मी आते हैं वो एक कम्युनिटी है जिसको भंगी कम्युनिटी बोला जाता है, एंड इट इज जस्ट अ नेम। जैसे मैं फौजदार कम्युनिटी से आ रहा हूं, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में उसको डेरोगेटरी लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता है, जिसके अगेंस्ट में या जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है इस डिस्क्रिमिनेशन का, उनका एटीट्यूड स्ट्रांग होगा या मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग होगा। बट ऑब्वियसली बात है उनका एटीट्यूड बेहद स्ट्रांग होगा। तो आपके एटीट्यूड का ओरिजिन क्या है वो डिफाइन करता है कि आपका एटीट्यूड कितना स्ट्रांग होगा, और जितना स्ट्रांग एटीट्यूड होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसको बिहेवियर में भी लेकर आओ। ओरिजिन के अलावा अगर बात करें तो ये जो आपके एटीट्यूड्स हैं इनकी स्ट्रेंथ या इनका रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस से मेरा मतलब, एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्लड डोनेशन का। आप ब्लड डोनेशन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन आपने कहीं अखबार में पढ़ा कि यार किसी को बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, जिसके पास भी बी पॉजिटिव ब्लड है वो प्लीज देने आए। आपका बी पॉजिटिव है लेकिन आप जा नहीं रहे हो, आपको ये ठीक है कोई ना कोई तो दे ही देगा। आप ब्लड डोनेशन में बिलीव करते हो, उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो बेहद पॉजिटिव है, लेकिन जब बिहेव करने की बारी आई तो आप गए नहीं। लेकिन इमेजिन करो आपके फैमिली में से किसी को बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ी, आप 1 सेकंड लगाओगे सोचने में? आप बिल्कुल भी 1 सेकंड नहीं लगाओगे। तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसका रेलेवेंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उस एटीट्यूड का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप इंस्टेंटली उसको बिहेवियर में लेके आओगे, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको डिले भी कर सकते हो। तीसरा, ये जो आपका एटीट्यूड है ये एटीट्यूड कितना कोहेरेंट है,
एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसे कहें कि दो एटीट्यूड्स हैं, आपके दो एटीट्यूड्स हैं, लेकिन उन दोनों एटीट्यूड्स के बीच में कोहेरेंस नहीं है, सिंक नहीं है, तो जो एटीट्यूड आपको ज्यादा प्यारा होगा, जो आपके ज्यादा करीब होगा, आप उसको चूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिट रहने का शौक है, फिटनेस में आप बिलीव करते हो, फिटनेस के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो बेहद पॉजिटिव है, लेकिन डाइट की जब बारी आती है तो आप डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हो। डाइट के नाम पे आपको सारे फास्ट फूड खाने, आपको सारी तली हुई चीजें खानी है, आपको सारी मीठी चीजें खानी है। अब ये क्या है? ये दो एटीट्यूड्स हैं, फिटनेस एक साइड में है और डाइट दूसरे साइड में है, दोनों सिंक में नहीं है। या तो ये हो कि आप फिटनेस में बिलीव करते हो और डाइट भी आपकी वैसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, या ये हो कि आप फिटनेस में बिलीव नहीं करते हो और डाइट भी आपकी उतनी खराब है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां फिटनेस में आप बिलीव करते हो, एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, पूरी मेहनत करते हो, लेकिन जब डाइट की बारी आती है तो आपको फास्ट फूड चाहिए, तो आपको तेल चाहिए, तो आपको मीठा चाहिए। अब सवाल आता है कि इन दोनों एटीट्यूड्स में आप किसे चूज करोगे? ये हर इंडिविजुअल के लिए वेरी कर सकता है। किसी के लिए हो सकता है फिटनेस कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, किसी के लिए हो सकता है डाइट कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो। और जब बिहेवियर में लाने की बारी आएगी तो जो भी एटीट्यूड आपके लिए ज्यादा प्यारा है आप उसको बिहेवियर में लेके आओगे। और चौथा, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, एटीट्यूड कितना स्पेसिफिक है जब आपके सामने प्रेजेंट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप सफाई में बिलीव करते हो, सफाई को लेके आपका जो एटीट्यूड है वो बेहद पॉजिटिव है, ठीक है, मान लिया। कल मैंने आपको बोला कि यार कॉलोनी में सफाई अभियान चलाएंगे और सभी को आना है, आपको भी आना है, और कितने बजे आना है? सुबह 6 बजे आना है। आप बोले कि सफाई तो ठीक है, लेकिन सुबह 6 बजे उठ के सफाई कौन करने जाएगा, वो भी रोड की, मुझे नहीं जाना है। अगर स्पेसिफिक होता कि भाई अभी सफाई करनी है, यहीं कहीं करनी है, तो हो सकता है बिहेवियर में लेके आ जाते, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। आपका एटीट्यूड तो है इन जनरल कि आप साफ सफाई रखना चाहते हो, रखते भी हो, लेकिन कल बुलाया जा रहा है, 6 बजे बुलाया जा रहा है, इतनी सारी कंडीशंस हैं, सुबह 6 बजे जल्दी उठना है, ये सब करना है, इतना कौन करेगा, कौन बिहेवियर में लेके आएगा? तो ऐसे सिनेरियो में भी जब एटीट्यूड स्पेसिफिक नहीं होता है तो भी आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक परफेक्ट सिंक देखने को नहीं मिलता है। और यही है वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी को। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा करेंगे तो पूरा ही आ जाएगा, वैसे तो पूरा आया ही हुआ है। हाँ ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी की बात की जा रही है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो एटीट्यूड है उसको बिहेवियर में लेके आओगे या नहीं लेके आओगे। दूसरा सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स में ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड, ह्यूरिस्टिक और सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, इनका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम पहले सेशन से ही बात कर रहे हैं, तो होपफुली ये तो आपको रट गया होगा। यहां पे आपको एक नया टर्म और सीखना है, वैन वैगन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल। और भेड़ चाल में जनरली आप अपने एटीट्यूड के बियॉन्ड जाके भी बिहेव करने की कैपेबिलिटी रखते हो। और तीसरा है एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड। कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड है, उसका ओरिजिन कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ या उसका रेलेवेंस किस तरीके का है, वो आपके जो अलग अलग एटीट्यूड्स हैं उनके बीच में कोहेरेंस कैसा है, और एटीट्यूड स्पेसिफिक है नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। और इसके साथ आज की ये जो हमारी बातचीत है ये खत्म हो गई। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो, एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी, इसके बारे में एक बार पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इन सब चीजों को ढंग से देखना। अच्छा, एक चीज और, वो एक चीज क्या है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड
मॉरल एटीट्यूड्स। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स और मॉरल एटीट्यूड्स का मतलब क्या है, ये मैं चाहता हूं कि आप खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से लिखो। देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, मैं एक बेसिक बैकग्राउंड आपको दे देता हूं, इसको आप होमवर्क समझ लो। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं मॉरल एटीट्यूड्स के बारे में। तो एक तो मॉरल एटीट्यूड्स का मतलब क्या है, मॉरल्स को लेके, मोरालिटी को लेके, मॉरल प्रिंसिपल्स को लेके, मॉरल प्रैक्टिसेस को लेके, मॉरल कॉन्सेप्ट्स को लेके जो भी एटीट्यूड होता है उसको मॉरल एटीट्यूड बोला जाता है। वैसे ही पॉलिटिकल एटीट्यूड की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिटिशियंस को लेके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेके, इन सब चीजों को लेके जो आपका एटीट्यूड होता है उसको पॉलिटिकल एटीट्यूड बोला जाता है। अब जब आप बात करोगे मॉरल एटीट्यूड के बारे में तो पहले आप बात कर लोगे व्हाट इज मॉरल एटीट्यूड, वो मैंने बता ही दिया। फिर बात करो टाइप के बारे में कि भाई मॉरल एटीट्यूड्स का टाइप, एक कंजर्वेटिव हो सकता है आदमी, एक लिबरल हो सकता है, कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स। जैसे अब कंजर्वेटिव इंसान होगा और उसको बोला जाए कि डिवोर्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है, तो वो क्या बोलेगा, अरे मर जाओ, जल जाओ, चाहे शादी में दुखी रहो, चाहे एक दूसरे की शक्ल ना दिखी जाए, लेकिन डिवोर्स नहीं लेना। लिबरल आदमी क्या बोलेगा कि डिवोर्स ले सकते हैं। फिर इसी में तीसरा टॉपिक आप क्या एड्रेस कर सकते हो कि ये जो मॉरल एटीट्यूड्स हैं ये फॉर्म किस तरीके से होता है, और फॉर्मेशन सेम वैसा है जैसे एटीट्यूड्स का फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। भाई ये भी तो एटीट्यूड ही है, तो फॉर्मेशन सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। फिर इसमें एक और चीज आप क्या लिख सकते हो कि ये जो मॉरल एटीट्यूड्स हैं इनको चेंज कैसे किया जा सकता है, और ये भी एटीट्यूड ही है। तो जैसे बाकी एटीट्यूड्स को चेंज किया जाता है वैसे मॉरल एटीट्यूड्स को भी चेंज किया जा सकता है। चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। और फिर कुछ प्रेजेंट एग्जांपल्स की बात कर दो कि प्रेजेंट में सिनेरियो क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में करप्शन को लेकर सिनेरियो क्या चल रहा है। अब करप्शन को लेकर आप लिख सकते हो कि भाई जब से सोशल मीडिया आया है तब से करप्शन के प्रति सोसाइटी जो है वो जागरूक हो रही है, सोसाइटी जो है वो अवेयर हो रही है और करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठा रही है। आप बात कर सकते हो डिवोर्स के बारे में, डिवोर्स को लेके सोसाइटी का क्या ओपिनियन है, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। आप बात कर सकते हो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, आप बात कर सकते हो LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, और बताओ कि सोसाइटी का स्टैंड क्या है। अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना है तो आप पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हो। वैसे ही अगर बात करें पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बारे में तो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स में भी यही सारी चीजें आपको लिखनी है। तो इसको खुद से अटेम्प्ट करना ये आपका होमवर्क है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अच्छा, साउंड का बता देना, बिकॉज मेरे को 2-4 लोग मैसेज कर रहे थे कि सर साउंड थोड़ी धीमे आ रही है, तेज करो। एक तो मैं गले से चीख के बोल नहीं सकता हूँ, आदत ही नहीं है मेरी, बट फिर भी ये कोई नया माइक मंगवाया मैंने तो हो सकता है ये बेहतर साउंड दे रहा हो। एक बार कमेंट करके बता देना मुझे। थैंक यू वेरी मच।